Hello friends, today we are discussing about the structure of nephron. Nephron, what is nephron? It is the structural and functional unit of our main excretory organ, kidney. In each kidney, there are 1 million, more than 1 million nephron which filter out the nitrogenous waste and from our blood and also maintain the water bodies and electrolyte from our body, and the process is known as osmoregulation. And ये मेन काम जो है ये इसके अब हमारे किडनी का है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना और बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करना, टू कीप द बॉडी में जो फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको बैलेंस करे रहना. ठीक है, ये मेन काम है. उसका यूनिट क्या है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का उस दिन स्ट्रक्चर बताए थे इन प्रीवियस क्लासेस. हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या ये एक नेफ्रॉन के बारे में. नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मैल्फिजियन बॉडी और मैल्फिजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल ये इसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल. ठीक है, ये है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. और इसी में आता है this is glomerulus. ये है efferent arteriole which carries its diameter is comparatively wider than efferent arteriole. ये है efferent arteriole. ठीक है. Impure blood enters into this efferent arteriole and pure blood exit out from efferent arteriole. यहाँ है pure blood, ये है impure blood. Impure blood means blood प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको बोल रहे हैं इम्प्योर ब्लड. और ब्लड माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड प्योर ब्लड. और कुछ नहीं होता है इसमें. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि इसमें से जो इम्प्यूरिटी है वो छन करके इसमें आ रही है. वो इधर आई, इधर गई,
इधर गई, इधर गई, इधर, 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 इधर से भी आना है, इधर दूसरा नेफ्रॉन है, इधर तीसरा नेफ्रॉन है, इधर चौथा नेफ्रॉन है। ये सारे कलेक्ट होकर के आते हैं और ये फाइनली जाता बनता है यूरेटर और इससे शरीर से बाहर होता है। दिस इज द प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर आर थ्री मेन प्रोसेस टेक्स प्लेस। वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। ये तीन काम इस पूरे प्रोसेस में होता है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना था इन प्रीवियस क्लासेस। वी हैव डिस्कस अबाउट लिटिल मोर अबाउट। ये आपको ध्यान रखिएगा कि एफरेंट आर्टरियोल, इम्प्योर ब्लड यानी ब्लड प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट एंटर थ्रू एफरेंट। ए से स्टार्ट है, एफरेंट और इफरेंट स्पेलिंग सब सेम है, सिर्फ ए और ई का फर्क है। इसका डायमीटर बड़ा होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है, इसका डायमीटर पतला होता है। इसके कारण होता है एक बैक प्रेशर पड़ता है और हाई प्रेशर में ये ब्लड फिल्टर होकर के इस रास्ते से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। ईच किडनी हैज कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। इसलिए कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। ठीक है। ये है एक्चुअली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या, बाउमन्स कैप्सूल के बारे में। यह सबसे पहले पढ़ना है मैल्पिजियन बॉडी। इसका पहला स्ट्रक्चर है बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल क्या है, अभी हमने डायग्राम बनाया था। एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन इनटू PCT. Bowman's capsule contains a bunch of blood capillaries. This one end is known as efferent arteriole and another end is known as efferent arteriole. इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा। इट कंटेन a double walled cup like structure called Bowman's कैप्सूल। ठीक, बाउमन्स कैप्सूल। द हॉलो इनर पोर्शन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल contain
a bunch of blood capillaries, bunch of blood capillaries called glomerulus, double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. A hollow inner portion contain a bunch of blood capillaries called glomerulus. ठीक है? तो क्या हुआ, इसको ये समझिए, बाउमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुल्स इज कॉल्ड मैल्पीजियन बॉडी. ये दोनों मिला के कलेक्टिवली मैल्पीजियन बॉडी कहलाते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट ग्लोमेरुल्स. ग्लोमेरुल्स क्या है? एक बंच ऑफ ग्लोमेरुल्स क्या है? अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इट इज अ bunch of blood capillaries having two ends, having two ends. One end having wide, one input end कहिए इसको, having wide lumen is called efferent arteriole. इनपुट एंड मतलब ब्लड एंटर्स थ्रू दिस वाइड, चौड़ा इसका डायमीटर होता है, इसलिए बोले इसको वाइड ल्यूमेन. ठीक है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल. एंड अदर आउटपुट एंड हैविंग a smaller lumen. A smaller lumen मतलब, अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए इस दोनों के होल को देखिए, इसको बोलेंगे वाइडर ल्यूमेन और इस पेन के ढक्कन को बोलेंगे स्मॉलर ल्यूमेन. इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है इसलिए वाइडर ल्यूमेन, इसका डायमीटर कम है इसलिए स्मॉलर ल्यूमेन. तो ये एफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमेन ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमेन कम होता है. इस बात को ध्यान रखिएगा तो समझ में जल्दी आ जाएगी. स्मॉलर ल्यूमेन इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल. क्या है भाई, ऐसा गौर से देखें हम लोग. बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैविंग टू एंड्स, वन इनपुट एंड हैविंग वाइड ल्यूमेन इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल. अदर आउटपुट एंड हैविंग ए स्मॉलर ल्यूमेन इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल. यानी ब्लड एंटर्स थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल एंड एग्जिट आउट फ्रॉम इफरेंट आर्टेरियोल हैविंग डिफरेंट. इन लोगों का जो डायमीटर है वो थोड़ा डिफरेंट है. चलिए हम लोग थोड़ा एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बारे में पढ़ते हैं. अफरेंट आर्टेरियोल. Efferent arteriole.
द इम्प्योर ब्लड, फिर आया इम्प्योर ब्लड, मीन्स ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट, इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है हम लोग के शरीर में? फॉर एग्जाम्पल यूरिया, यूरिया enter through efferent arteriole. B, the diameter of this of the efferent arteriole is wider than efferent arteriole। आप थोड़ा देख के समझिए, ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। इसका डायमीटर देख लीजिए और इसका डायमीटर देख लीजिए, ठीक है। ये डायमीटर इस दोनों का अलग अलग होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी को वाइडर ल्यूमेन, ये स्मॉलर ल्यूमेन। चलिए अब इसी में इफरेंट आर्टेरियोल, अब इसमें से यही समझ लीजिए, ठीक इसका उल्टा क्या है? इट्स डायमीटर इज comparatively very small which create a high pressure on blood capillaries for ultrafiltration। ultrafiltration the impure blood impure blood containing nitrogenous waste enters the diameter of this efferent arteriole is wider than efferent arteriole. Its diameter is comparatively very small, which create a high pressure on blood capillaries for ultrafiltration of nitrogenous wastes। ठीक है, दीज आर सम एफरेंट आर्ट्रियल और इफरेंट आर्ट्रियल हो गया। इसके बाद क्या बचा? रीनल ट्यूब्यूल।
renal tubule. It is differentiated into following regions. पहला है PCT, proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. क्या होता है इसमें? It is the first part of renal tubule after Bowman's capsule. अब डायग्राम को याद कीजिए, बनाए थे। उसके बाद बाउमन्स कैप्सूल के बाद जो पहला स्ट्रक्चर है रेनल ट्यूब्यूल का, वो है बाउमन्स कैप्सूल का, वो है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल आफ्टर बाउमन्स कैप्सूल। दूसरा क्या करता है ये? इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल epithelium having microvilli which increases the surface area of reabsorption of useful substance which excrete or which filter out from blood। यानी ब्लड के साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट तो फिल्टर होता ही है, कुछ जरूरी भी चीज फिल्टर हो जाता है, तो शरीर उसको बाहर जाने नहीं देता है, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। अब एक चीज, दो चीज ध्यान रखिएगा। बाउमन्स कैप्सूल हमेशा कॉर्टेक्स, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले ये मेडुला रीजन में होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमने देखा होगा कि हमने एक यू शेप का डायग्राम बनाया था। दूसरा है लूप ऑफ हेनले, एक वैज्ञानिक के नाम पर है हेनले। It is the thinnest part of renal tubule after PCT। PCT के बाद ये सबसे पतला renal tubule का पार्ट होता है। It descend down into
medulla region of kidney. C. It has 3 parts: descending loop, descending limb, दूसरा U-shaped, तीसरा ascending part. Ascending part, it increases in diameter. आप देखिएगा पीसीटी के बाद ये ऐसा हो जाता है और लूप ऑफ हेनले पतला रहता है और फिर ये जाकर के फिर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज इन डायमीटर। ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग, और ये पोर्शन जो है वो है यू शेप्ड। असेंडिंग, इट इंक्रीजेज इन डायमीटर एंड lined internally by cuboidal and columnar epithelium. डिसेंडिंग पार्ट, लूप और असेंडिंग पार्ट, 3 पार्ट है किसके? लूप ऑफ हेनले के। कहाँ से आता है ये? पीसीटी के बाद इसका फॉर्म होता है। सबसे पहले बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा होते हुए शरीर से बाहर जाता है। इसका फ्लो चार्ट है, ध्यान रखिएगा। epithelium, it leads open into DCT। अब ये कहाँ खुलता है? DCT में, यानी PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, ऐसे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, उसके बाद यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर, हमने बताया था पिछले क्लास में। अब आता है नेक्स्ट वाला, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT, distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, the ascending part of loop
of Henle the ascending portion, पार्ट भी मत कहिए इसको, ascending portion बोलिए, of loop of Henle formed a coiled structure called DCT. PCT, बाउमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT ये तीनों कॉर्टेक्स रीजन में है, लूप ऑफ हेनले मेडुलर रीजन में रहता है। अगर किडनी का ये पोर्शन मान लीजिए तो ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इसमें मेडुलर रीजन में रहते हैं लूप ऑफ हेनले, इसमें रहेंगे बाउमन्स, मैल्पिजियन बॉडी प्लस PCT एंड DCT, ये कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं। It helps in reabsorption and tubular secretion। ठीक है, इसके बाद आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, पहले आया बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद आया PCT, फिर आया लूप ऑफ हेनले, देन आया DCT। अब DCT अटैच हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सारे नेफ्रॉन के DCT उसमें ऐड हो जाते हैं और अपना अपना फिल्ट्रेट जो है उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डालते हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फाइनली कन्वर्ट हो जाता है यूरेटर में। यूरेटर से यूरिन पहुंचता है यूरिनरी ब्लडर में, जहां जमा होता है। जब उस पर वो फिल हो जाता है तो ब्रेन को सेंस जाता है और हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। The DCT joins a larger collecting duct of entire nephron। जितने भी ईच किडनी में नेफ्रॉन होते हैं सबके DCT joins a larger collecting duct to form a common collecting duct to form the DCT of entire nephron joins a collecting duct to form a common collecting duct which carries urine to ureter। सबके DCT एक एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े रहते हैं। वो कलेक्टिंग डक्ट सब मिल करके एक बड़ा कलेक्टिंग डक्ट बनाता है
वो कलेक्टिंग डक्ट फिर बाद में शरीर उससे किडनी से आउट होता है एज नोन एज यूरेटर। चलिए अब थोड़ा सा यूरेटर के बारे में जान लें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका डायग्राम पर बहुत फोकस कीजिएगा। डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम का अभ्यास कीजिए, उसको लेबलिंग कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी एंड डायग्राम। बायोलॉजी पढ़ना है तो यू मस्ट अपने टर्मिनोलॉजी पर फोकस किए रहिए और डायग्राम पर। नाउ यूरेटर, यूरेटर क्या है भाई? नंबर इज 1 पेयर। दूसरा, arises from kidney। तीसरा, किडनी and moves downward। क्या होता है? arises from kidney and moves downward। It carries urine from kidney to urinary bladder। आगे से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ऐसे, बाय द प्रोसेस पेरिस्टल्सिस। याद कीजिए, ये पेरिस्टल्सिस वर्ड कहाँ यूज किए थे हम लोग? ड्यूरिंग न्यूट्रिशन, जब ह्यूमन में डाइजेशन पढ़ रहे थे तब क्या कहे थे? फूड मूव्स इन एंटायर एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, दैट इज पेरिस्टल्सिस। Next one is urinary bladder। Next one is urinary bladder, जहां जमा होता है यूरिन। यूरिनरी ब्लडर, UB। ठीक है? शेप कैसा होता है? पियर शेप, नाशपाती के जैसा होता है। दूसरा, डिस्टेंसेबल सैक है। डिस्टेंसेबल सैक यानी फैलता है, फिर यूरिन पास आउट हो गया तो फिर वापस अपनी जगह पर चला जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंसेबल। हमारा स्टोमक भी डिस्टेंसेबल सैक है। जब भोजन ठूस लिए कस करके और जब पच गया फिर वापस जगह पर। ठीक है, दैट इज डिस्टेंसेबल सैक। इट इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी। पेल्विक रीजन बोलते हैं नाभि के नीचे दोनों पांव के बीच में एक जगह होता है, उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। इट स्टोर्स यूरिन ब्रॉट बाय यूरेटर। कितना टाइम हुआ? बस खत्म है। कैपेसिटी वेरीज 180 ml, और ये समझिए इसको 200 ml से 400 ml के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, ये इसमें यूरिन स्टोर होता है। व्हाट इज यूरिनरी ब्लडर? इट इज पियर शेप, डिस्टेंसेबल सैक, फैलने सिकुड़ने वाला है। इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी। पेल्विक रीजन क्या बताएं? नाभि के नीचे दोनों पांव के बीच के जगह को बोलते हैं पेल्विक रीजन।
और वहाँ बड़ी इट स्टोर्स यूरिन ब्रॉड बाय यूरेटर, और ठीक है, ये रहा आपका। नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रा। नेक्स्ट वन इज यूरेथ्रा। चलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरेथ्रा, it is a tube like structure। ये कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। इन मेल it is attached with genital duct, genital duct in prostate gland, forms a common genital duct, forms a common urinogenital duct. In female, it is about 4 centimeter long, tubular structure and separate opening from genital pore। मेल में यूरिन और जेनाइटल डक्ट एक साथ होता है, कॉमन होता है, एक ही रास्ते से यूरिन भी आता है और उससे दूसरे से स्पर्म भी आता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड में दोनों अटैच हो जाते हैं, वन वे ट्रैफिक रहता है। लेकिन फीमेल में जेनाइटल पोर अलग है और यूरेथ्रा का पोर अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन के, और थोड़ा किडनी के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब थोड़ा सा आप समझना है कि एक्सक्रीशन दरअसल होता कैसे है, क्या क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, हम पहले भी बता चुके हैं कैसे यूरिया फॉर्म होता है। पहले हम खाए प्रोटीन, ये हो गया पेप्टोन, डाइजेशन में याद रखिएगा, ये कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, यहाँ पर प्रोसेस हो गया डीएमिनेशन, ये चला गया लीवर में, ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। कहाँ पर? लीवर के द्वारा। ठीक है, और ये जो है यूरिया कन्वर्ट हो गया यूरिन में, ये चला गया एक्सक्रीट आउट। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो मेन जो फंक्शन होता है वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये 4 प्रोसेस हमारे एक्सक्रीशन के मेन हैं। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हम आपको बता चुके हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल और डिफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर में डिफरेंस है, इसके कारण एक
हाई प्रेशर बनता है और जिसके कारण ग्लोमेरुल्स से कि जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी दीवार और बाउमन्स कैप्सूल के अंदर की दीवार सिंगल सेल थिक होती है, सेमी परमेएबल होती है, जिससे कारण वो तो क्या क्या प्रोसेस होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड फोर्थ ऑस्मो रेगुलेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं एक्सक्रीशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने बताया कि भाई ये डायमीटर है और ये डायमीटर है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल का है, इफरेंट आर्ट्रियोल का है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर से इससे अंदर से ब्लड एंटर कर रहा है, इससे आउट हो रहा है। इसके कारण क्या होता है? एक प्रेशर पड़ता है और जो कि ब्लड कैपिलरीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लंग्स के चारों तरफ, एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है जो बहुत ही पतली दीवार की होती है, सेल मेम्ब्रेन सिंगल सेल थिक होते हैं और सेमी परमेएबल होता है। उसके कारण क्या होता है? एक बैक प्रेशर, हाई प्रेशर में एक पीछे ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर पड़ता है। इसके कारण जो है वो जो इम्प्योर ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट हैज बीन फिल्टर आउट, वो कहाँ जाते हैं? बाउमन्स कैप्सूल के दीवार में। ये भी सिंगल सेल थिक है, वेरी थिन वॉल्ड है। अब इससे ये फिल्टर होकर के चले गए पीसीटी में, पीसीटी से गए लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से गए डीसीटी में, डीसीटी से गए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गए यूरेटर में, यूरेटर से गए यूरिनरी ब्लडर में, उससे गए यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर चले गए। दिस इज द फ्लो चार्ट। यही होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Difference in diameter of lumen of efferent or different arteriole creates a high pressure on the wall of glomerulus. किस कारण से होता है अल्ट्रा हाई फिल्ट्रेशन? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। किसमें होता है? ग्लोमेरुल्स में। क्या होता है? द डिफरेंस इन द ल्यूमेन या इन द डायमीटर, ल्यूमेन में दिक्कत हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द lumen of efferent and efferent arteriole, दोनों के जो डायमीटर में डिफरेंस है creates a high pressure on the wall of glomerulus। 3 सॉरी बी और ये सी, ठीक है। इनर वॉल ऑफ glomerulus and Bowman's capsule, capsule is very thin and semi and selective permeable. Semi and selective permeable, by which the nitrogenous waste wastes are filtered out
This filtered out fluid is called glomerular filtrate. This filtrate contain urea dissolved in water along with glucose, water, and also contain, not along with, glucose, amino acid, sodium, potassium, uric acid, creatinine, एक्सेट्रा. ठीक है. अब आता है रीएब्जॉर्प्शन. जो भी यूजफुल सब्सटेंस इसमें हैं, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड. The useful substance of glomerular filtrate is absorbed by PCT, loop of Henle, ठीक है. थर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब इसको पहले छोड़िए, इसको पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं. द यूजफुल सब्सटेंस glomerular filtrate is reabsorbed by PCT of loop of Henle. Major part of water is reabsorbed by PCT. By osmosis. Some ions like sodium chloride, glucose, amino acid, are
also reabsorbed. ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन. अब आता है थोड़ा सा ट्यूबुलर सिक्रीशन. कुछ कुछ चीजें जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल जो है कुछ दूसरे वेस्ट को भी अपने इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे इपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. इपिथेलियल सेल्स ऑफ renal tubule secretes some substances like creatinine, ammonia, पोटासियम आयन एक्सेट्रा. ये सब के सब जो फालतू चीज है शरीर से सबको बाहर करते रहना है. दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन. वी हैव फिनिश्ड. सारे टर्मिनोलॉजी को हमने बताया. सिलेक्शन क्या था, कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ऑस्मोरेगुलेशन, ये वाटर का और आयन के बैलेंस को ये करते रहे. हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल हैं ये सब के सब को आपको रीअब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो फालतू चीज़ें शरीर से एक्सक्रीट आउट करते हैं. इस ढंग से ये वी आर फिनिश्ड.